आदाब, नमस्कार। मैं हूं सादिक शेरवानी। यूनानी के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों को हैं। इस ताल्लुक़ से कई बार लोग कहते हैं यूनानी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है, जबकि ऐसा नहीं है। दहलवी रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस तरफ कदम बढ़ाया, जिसके डायरेक्टर हैं मोहसिन दहलवी साहब। तो आइए हम उडमा के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन दहलवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि उडमा को बनाने की ज़रूरत क्यों आई, क्यों पेश आई और उडमा जो है इस जानिब क्या काम कर रही है। मोहसिन दहलवी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उडमा को बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। देखिए, उडमा जब बनी उस वक्त हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। कोई यूनानी कंपनीज़ ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, सोशल नहीं थी, मैं ये कहूँगा। और बनिस्बत इसके कि आयुर्वेदा जो है, इनकी कई तंजीमें थीं। हमारी बात जो है गवर्नमेंट एज अ इंडिविजुअल नहीं सुनती थी, तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी था कि एक तंजीम बने जिसमें मेंबर्स हम जोड़ें अपने साथ और एक आवाज़ में बात करें गवर्नमेंट से। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी हमने जब शुरुआत करी थी तो 20-25 मेंबर्स थे, आज 88 मेंबर्स हो गए हैं। टारगेट 1000 का है, लेकिन वो बहुत दूर है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस पे बहुत जल्द पहुंच जाएंगे इस फिगर पे। अभी जो ऑफिशियल फिगर है वो तकरीबन 580 मैन्युफैक्चरर्स हैं यूनानी के ऑल इंडिया में। और क्योंकि इसमें हम लोन लाइसेंसीज़ को भी हम अपना मेंबर्स बना रहे हैं, तो लोन लाइसेंसीज़ तकरीबन 600 हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 1200 यूनानी से जुड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो उसका टारगेट हमारा 1000 का है और हमें उम्मीद है कि ये हम जल्दी अचीव करेंगे। और मेन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमारी आवाज़ मिनिस्ट्री तक पहुँचे, जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ, चाहे वो CCREM हो या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वो हमें हमारी आवाज़ को सुने। थोड़ा सा हमें लगता है और शायद फैक्ट भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो आयुर्वेदा को ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। तो इस इश्यूज़ को हम उनके साथ वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं और वो सुनते भी हैं, सुनना पड़ता है उनको। तो यही हमारा मकसद है। और जो नोटिफिकेशंस आते हैं, पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस आते थे कि गवर्नमेंट जो है ये एक्ट ला रही है, उसको हमें ख़बर ही नहीं होती थी। जब वो एक्ट बन जाता था तब हमें पता चलता था कि ये हमारे पर थोप गया है, और दैट वाज टू लेट उस टाइम। अब ये है कि हमारे पास नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ख़ुद भेजती है कि भाई ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इसमें अगर आपकी कुछ सजेशन है तो उसको आप दीजिए। तो उडमा उसको जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो सजेशंस हैं, वो देती है जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल मेरा ये था मोहसिन साहब आपसे। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों आपने ईरान का दौरा किया था और लोगों ने बताया था कि आप ईरान जो गए हैं वहाँ यूनानी की बात करने गए हैं कि इंडियन सिस्टम यूनानी को किस तरह से ईरान में भी मजबूत किया जाए। इसके अलावा ईरान में उसको क्या हम बुलाते हैं, ये ज़रा सा बताएं आप। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये यूनानी का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में इसको ईस्टर्न मेडिसिन बोलते हैं। जो ईरान में इसको पर्शियन मेडिसिन भी बोलते हैं और ट्रेडिशनल इस्लामिक मेडिसिन भी बोलते हैं। जब ये कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे तो उसमें बड़ी मुश्किल से हमने यूनानी का लफ्ज़ उनकी कॉन्फ्रेंस में ऐड कराया, क्योंकि वो हमेशा यही कहते थे कि पर्शियन मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन एक ही है। तो वो एक सेपरेट हमें टाइम नहीं दे रहे थे वो। और लेकिन हमने उनको कहा कि नहीं, आप यूनानी का अलग एक सेशन रखें। तो बड़ी मुश्किल से वो माने, क्योंकि वो ये कहते थे कि एक ही हैं दोनों। बट हमने उनको डिफरेंस बताया। वहाँ हम गए। उनकी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी है पर्शियन मेडिसिन, क्योंकि सारा ज़्यादातर लिटरेचर जो है वो पर्शियन में है यूनानी का। बट जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फार्मेसीज़ हैं, वो थोड़ी बैकवर्ड हैं। ख़मीरा बनाना, माजून बनाना उनको नहीं आता, हालांकि वहाँ बेचते हैं, उसी नाम से बेचते हैं। जैसे मैंने देखा लौक सपिस्ता है, लौक ख़मीरा रेशम है, वही चीज़ें हम भी बना रहे हैं। बट उनकी बहुत यानी क्वालिटी जो है वो ख़राब है। उनका एक सिस्टम नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का।
दूसरा सवाल, ये तो बात हुई उडमा की, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी आप इस बारे में काम कर रहे हैं कि इसको उडमा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे? नहीं, ये लोकल ही है। हमारा यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है वो इंडिया के लिए ही है, और इंटरनेशनल के लिए अलग तंजीमें हैं जो उसको प्रमोट, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। और जहाँ तक हमने देखा है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैंने कहा जैसे ईरान में है, चाइना में गौर में होता है, और पाकिस्तान में एज ईस्टर्न मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेकिन ये तंजीम जो है फ़िलहाल वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। मोहसिन साहब, आज तक यूनानी के फील्ड में मेरी जानकारी के मुताबिक फौरी तौर पर आराम देने के लिए इमरजेंसी के तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं एलोपैथ में मौजूद है इलाज की सुविधा, इस तरह का कुछ यूनानी में आज तक कोई दवाई हमें नज़र नहीं आई है। इस बारे में बताएं। ऐसा नहीं है। लाइफ सेविंग में बेशक हम कहते हैं कि यूनानी में नहीं है, लेकिन पहले लोग दावा करते थे, और जो पहले नुस्खे होते थे हकीमों के वो वाकई असरदार होते थे। और एक हब्बे अलमास आती थी जो डायमंड का कुश्ता होता था, और वो कहते थे कि भाई अगर आदमी बस मर रहा है उसको आप खिला दो तो 30 मिनट के लिए कम से कम वो ज़िंदा रहेगा। खैर अब ऐसी दवाइयाँ नहीं बनती हैं, बट जैसे इमरजेंसी की जब बुखार में एलोपैथिक में पैरासिटामोल होती है, हमारे यहाँ हब्बे बुखार दाफ़े बुखार है, आप खिलाइए और इसमें बुखार आपका उतर जाएगा। हार्ट में अगर आपको पैल्पिटेशन है, आप खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला खिलाइए, फ़ौरन रुकेगा। पेट में शदीद दर्द है, एसिडिटी है, जवारी जालिनूस है, हाँ ठीक है, आईवी हमारे यहाँ नहीं होती, वो ड्रग एक्ट हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इंजेक्शंस यूनानी और आयुर्वेदिक दें, बट इंटरनली है। हाँ, लाइफ सेविंग के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप यूनानी इस्तेमाल की जाए। आमतौर पर हमारे अगर होता है दर्द वगैरह कहीं बहुत सख्त होता है बर्दाश्त से बाहर, जिसको शार्प पेन कहते हैं, तो एलोपैथ में एक वोब्रान के नाम से टैबलेट या इंजेक्शन दे दिया जाता है और मरीज़ को सुकून हो जाता है। इस तरह का फौरी असर करने वाली कोई दवा आप लोगों के ज़रिए बनाई गई है? ये तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पेन हो क्यों रहा है। इट इज़ नॉट अ पेन किलर कि भाई आपने पेन रिलीफ के लिए आपने कोई सी भी एक वोब्रान इंजेक्शन दे दिया। तो मेन तो ये होता है कि इसकी वजह क्या है, उस हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट होती है। पेट में दर्द है तो हम जवारिश जालिनूस दे सकते हैं, जवारिश कमूनी दे सकते हैं। अगर उसको कब्ज़ हो रहा है तो जवारिश कमूनी कबीर देंगे, उसकी वजह से पेट दर्द है। अगर उसको मोशंस ज़्यादा लगे हुए हैं तो हम जवारिश मस्तगी देंगे। तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक ही इंजेक्शन है कि जो हर मर्ज़ के लिए काम आएगा। वो हम उसका वजूहात हम देखते हैं कि कैसे उसका क्यों है। माइग्रेन का पेन है, उसको सर का दर्द है तो हम उसको अलग एक दवाई देंगे और ये फ़ौरन इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि ये घंटों लेगा। तो जितनी देर में आप ये पता लगा पाएंगे कि इसके सर में दर्द क्यों है, इतनी देर में तो मरीज़ बहुत ज़्यादा तड़पेगा और उसका हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तड़पेगा, क्योंकि वो तड़पते ही हुआ आया हुआ है और तशख़ीस करने में मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, जो शायद एलोपैथिक वाले भी इतनी ही दे लेते हैं। अच्छा, आप मोहसिन साहब देख रहे होंगे कि इन दिनों शुगर जो ज़ियाबतीस के नाम से जाना जाता है यूनानी में, बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं। और अगर हम इंटरनेशनल आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक एक आंकड़ा ये भी आया था पिछले दिनों कि आधी आबादी तकरीबन ज़ियाबतीस से मुतासिर है। तो क्या यूनानी में, इस यूनानी फील्ड में, या आप लोगों के ज़रिए उडमा ने कोई ऐसी दवाई तैयार की है जो शुगर को फौरी तौर से कंट्रोल करती हो? जो हमारी मेडिसिन्स हैं, अगर हम देखेंगे उसमें 70 to 75% शुगर होती है। माजून हो, ख़मीरे हों, सिरप्स हों, शरबत हों। तो अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। मरीज़ भी अवॉइड कर रहा है। जैसे आपने कहा 50% मरीज़ हो गए हैं, 50% तो नहीं लेकिन हाँ 30-35% हो गए हैं, और शायद 20% प्री डायबिटिक हो गए हैं। तो 50% का फिगर आ जाता है, और उसमें से 10-15% ऐसे भी होते हैं इसके अलावा जो शुगर अवॉइड करते हैं
कि भाई किसी को ओबेसिटी है तो वो भी कहता है कि मैं चीनी क्यों लूँ। तो इसको देखते हुए अब काफ़ी कंपनीज़, उडमा क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो उडमा के जो मेंबर्स हैं वो शुगर फ्री कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। और चाहे वो सिरप्स फॉर्म में हो, हमने कैप्सूल फॉर्म में काफ़ी जो मुरक्कबात थे यूनानी के, वो हम शुगर फ्री कॉम्बिनेशंस में ला रहे हैं, सिरप्स ला रहे हैं विदाउट शुगर। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के, अगर हम देखें कि क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। यूनानी आखिरकार कब तक मुसलमानों तक महदूद रहेगी? ऐसा नहीं है, किसी सिस्टम का कोई मज़हब नहीं होता। यूनानी दोनों के लिए है, मुसलमानों के लिए भी, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी। अवेलेबिलिटी की थोड़ी इश्यूज़ रही हैं। एक विशेष सर्कल है जो यूनानी ग्रेजुएट्स हैं, ये अपनी क्लिनिक भी जो खोलते हैं वो मुसलमान इलाकों में खोलते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है वो उन इलाकों में आता नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ देखें, जो जैसे तिबिया कॉलेज करोल बाग है, वहाँ ओपीडी दोनों होती है, आयुर्वेदा और यूनानी दोनों की ओपीडी होती है। और ज़्यादा लाइन जो हम देखते हैं वो यूनानी ओपीडी में देखते हैं, और उसमें 80% नॉन मुस्लिम्स होते हैं। इसी तरह से अभी रिसेंटली NIUM गाज़ियाबाद में खुला है, और वहाँ तकरीबन इस वक्त 800 से 1000 की ओपीडी है, और जिसमें से 90% जो है वो नॉन मुस्लिम है। तो हम ये कहना गलत है कि सिर्फ मुसलमान ही इसको लेते हैं, बट एक विशेष सर्कल है। थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का इशू है कि यूनानी दवाइयाँ बाहर इलाकों में मिलती नहीं हैं। हम जब आरोग्य लगाते हैं तब जो अगर हम हकीम बिठाते हैं अपने यहाँ, तो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स आते हैं, और वो भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयाँ हमें कहाँ मिलेंगी। तो ये इशू है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें भी अब 50 to 60% जो है वो कस्टमर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं।